नमस्कार दोस्तों, द काउंसिल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो हड़प्पा सभ्यता के विषय में कल हम पढ़ रहे थे और हमने पहले ही बताया था कि यह जो टॉपिक है थोड़ा बड़ा है और कई वीडियो में इसको हम बांट करके देखेंगे, पढ़ेंगे, कई वीडियो में पढ़ेंगे। कल हमने हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति पर चर्चा शुरू किया था। सामाजिक पक्ष को तो हमने बता दिया था और सांस्कृतिक पक्ष में भी कई चीज़ों पर, जैसे भोजन है, वस्त्र है, आवास है, धर्म है, लिपि है, यहाँ तक की चर्चा किया था। यद्यपि हमने कल भी कहा था कि टॉपिक को बीच में नहीं छोड़ा जाता है, पूरा पढ़ा के जाया जाता है, लेकिन थोड़ा सा लंबा हो रहा था, टाइम थोड़ा अधिक लग रहा था, इस कारण हमें बीच में ब्रेक करना पड़ा। इसलिए कि ऑनलाइन क्लास में कोशिश ये होती है कि अमूमन 1 घंटा से या 1 घंटा के आसपास में ही क्लास हो, इससे ज़्यादा ना हो, इसलिए हमने कल बीच में छोड़ा था। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए, उसी टॉपिक को, कल के टॉपिक को, कि इसकी हमने सांस्कृतिक स्थिति कल चर्चा शुरू किया था और उस संस्कृति में हमने कल भोजन, वस्त्र, आवास, धर्म, लिपि, कला और अंतिम संस्कार। तो कल के क्लास में हमने भोजन, वस्त्र, आवास, धर्म, लिपि, यहाँ तक की चर्चा की थी। अब आज हम इसमें जो बचे हुए 2 सब टॉपिक हैं सांस्कृतिक क्षेत्र में, कला और अंतिम संस्कार, इसको देखना है। अब आइए एक एक करके हम देखते हैं कला और अंतिम संस्कार को। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कला की, ठीक है। तो कला को विभिन्न क्षेत्रों में बांट करके हम देखेंगे। सबसे पहले है स्थापत्य कला, सबसे पहले है स्थापत्य कला, ठीक है। फिर इसके बाद है मूर्ति कला, चित्रकला और विशिष्ट कला। स्थापत्य कला, मूर्ति कला, चित्रकला और एक हम लेंगे विशिष्ट कला, एक हम लेंगे विशिष्ट कला। अब देखिए एक ही करके चलते हैं। स्थापत्य कला, स्थापत्य कला मतलब जिसको हाथ से या किसी चीज से निर्माण किया गया, इस समय वह स्थापत्य कला का उदाहरण होता है। तो स्थापत्य कला, इस समय हमने कहा कि स्थापत्य कला का विकास हुआ था। इस स्थापत्य कला में किन किन चीज़ों को हम लेंगे, क्या क्या हमारे पास साक्ष्य उपलब्ध है, उसकी चर्चा हम करेंगे। ध्यान रखना है कि जो बता रहे हैं, बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसके पहले हमने धर्म की बात की थी, इसके पहले आवास की बात की थी, तो वहाँ से परीक्षा में प्रश्न पूछे गए हैं। जैसे पूछा गया, आवास में पूछा गया कि हड़प्पा कालीन ईंट की साइज पूछ दिया, ठीक है ना, कि ईंट की साइज कि ईंट निर्मित है 1:2:3, 1:2:4, 1:3:5, इस तरीके से। तो ये आपको ध्यान रखना है कि किस प्रकार के ईंटों का प्रयोग था, उसकी क्या एक निश्चित साइज था, वो हमने बताया। साथ ही साथ अधिकांश आवास पक्की ईंटों से बने थे, तो पूछ देगा कि कच्ची ईंटों से निर्मित आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। निम्न में से किस स्थल से पाषाण से निर्मित आवास के साक्ष्य मिले, निम्न में से किस स्थल से मिट्टी से निर्मित आवास के साक्ष्य मिले, ठीक है। तो हड़प्पा कालीन धर्म के विषय में पूछ देगा कि हड़प्पा कालीन धर्म की विशेषताएं थी। नंबर 1, हड़प्पा काल में मूर्ति पूजा का प्रारंभ हुआ, हड़प्पा काल से मंदिर का साक्ष्य मिला है, हड़प्पा काल में नाग पूजा का प्रचलन था,
हड़प्पा काल में वृक्ष पूजा का प्रचलन था। निम्न में कौन गलत है? जाहिर सी बात है, अभी आपने आप देख लिया कि हड़प्पा काल में मंदिर का साक्ष्य कहीं से नहीं मिला है, ठीक है। अर्थात लोग आत्मशुद्धि के लिए, उस समय हम कह सकते हैं कि दिखावा नहीं था, आत्मशुद्धि के लिए लोग पूजा करते थे। तो यहाँ पर हम आपको कह सकते हैं कि इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो हमने बताया है, ठीक है ना। हड़प्पा काल की लिपि थी पिक्चोग्राफी, चित्रलेखात्मक, ठीक है ना। तो यह लिपि दाईं से बाईं, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। तो सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो हमने आपको बताया है। सर्वाधिक अक्षर किसकी थी, किस चीज की? हड़प्पा काल के, हड़प्पा के मोहरों पर सर्वाधिक अक्षर मिले हैं, एम के, एन के, एम, एन, ओ, यू। पूछ देगा तो आपको आसानी हो जाएगी इसके प्रश्न का उत्तर देने में, हमने बता दिया है। तो जितने भी सब टॉपिक की चर्चा मैं कर रहा हूँ परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न पूछे जाएंगे आगे किसी भी चीज में। अब देखिए, स्थापत्य कला का जो हमारे पास उदाहरण है, जो साक्ष्य है मिले हैं, उसको अब देखिए किन किन चीजों का उदाहरण स्थापत्य कला का हमारे पास है। नंबर 1, स्थापत्य कला में हम देखेंगे कि हमें दुर्ग का साक्ष्य मिला है। दुर्ग का साक्ष्य मिला है हड़प्पा से, मोहनजोदड़ो से, अन्य जगहों से। तो इसका मतलब यह है कि तत्कालीन समय में आंतरिक एवं बाह्य सुरक्षा को ध्यान में रख करके नगरों का दुर्गीकरण किया गया था, दुर्ग बनाया गया था। तो निर्माण कार्य हो रहा है, दुर्ग का साक्ष्य मिला। तो इससे अनुमान क्या लगाया गया कि आंतरिक और बाह्य सुरक्षा से रक्षा करने के लिए यह दुर्ग का निर्माण किया गया होगा। अब देखिए, स्थापत्य कला का दूसरा उदाहरण वृहत स्नानागार। ये दूसरा उदाहरण है स्थापत्य कला का। मोहनजोदड़ो से वृहत स्नानागार का हमें साक्ष्य मिला है, ठीक है ना। वृहत स्नानागार का साक्ष्य मिला है। यह कहा जाता है कि हड़प्पा काल में जो भी साक्ष्य मिले उसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण यह निर्माण कार्य है, ठीक है। सर्वाधिक सार्वजनिक स्थल इसे कहा जाता है कि सर्वाधिक सार्वजनिक स्थल जो था उसको स्नानागार हम कह सकते हैं। ये हड़प्पा काल का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है स्नानागार। तो मोहनजोदड़ो से हमें स्नानागार का साक्ष्य मिला है। मैके के अनुसार कि धार्मिक अवसर पर शुद्धिकरण करने के लिए इस स्नानागार का प्रयोग किया जाता होगा। मैके ने कहा है कि धार्मिक, ठीक है, धार्मिक अवसर पर, जब भी धार्मिक अवसर होता था तो उस पर शुद्धिकरण के लिए इस स्नानागार का प्रयोग किया जाता था। अर्थात आज भी देखते हैं कि हम कहीं पर जाते हैं पूजा करने के लिए, भगवान के यहाँ जाते हैं तो पहले हम बढ़िया से स्नानागार, कहीं पे स्नानागार हो तो वहाँ पर स्नान करते हैं तब जाते हैं। कहीं कहीं आप देखेंगे आज के समय में, वर्तमान में, कि मंदिर है और मंदिर के बगल में कहीं पर कोई बगल में छोटा सा तालाब इत्यादि है, तो धार्मिक मान्यता है वहां पर कि इस तालाब में स्नान करके और तब पूजा किया जाता है तो लाभ अच्छा होता है। तो इसलिए हम आज के हिसाब से, चूंकि मंदिर का साक्ष्य तो नहीं मिला है, लेकिन यह अनुमान लगाया जाता है कि इस स्नानागार का प्रयोग धार्मिक अवसर पर किया जाता होगा, जो मैके ने कहा है। इस स्नानागार की जो लंबाई है, इसकी जो देखिए वृहत स्नानागार की, अब देखिए वृहत स्नानागार की लंबाई 11.88 मीटर है। स्नानागार की लंबाई 11.88 मीटर इस स्नानागार की लंबाई है। इस स्नानागार की जो चौड़ाई है, वो 7:01 मीटर, ठीक है, लगभग 7 मीटर कह सकते हैं इस स्नानागार की चौड़ाई है। और इसकी गहराई जो है वो 2.43 मीटर, इसकी जो गहराई है वह 2.43 मीटर की गहराई है। तो यह जो स्नानागार बना है यह मोहनजोदड़ो में है और यह इसे एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल के नाम से जाना जाता है। मैके ने क्या कहा है इसको आपने देख लिया। अब देखिए, यह जो स्नानागार उस समय आप कह सकते हैं जो स्नानागार बना, जो स्नानागार, अब देखिए थोड़ा सा मैं बना रहा हूं इसको, यह स्नानागार बन गया, ठीक है, ये स्नानागार है।
मोहनजोदड़ो में निर्मित है स्नानागार। इस स्नानागार के चारों ओर चबूतरे बनाए गए थे और चबूतरे के चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसके चारों ओर कमरे बनाए गए थे। यह अनुमान लगाया जाता है, माना जाता है कि स्नानागार में स्नान करने से पहले जो लोग थे कमरे में जाते थे, वहां पर कपड़े इत्यादि अपने बदलते होंगे। तो यह जो स्नानागार है, इसमें इसके जो फर्श जो बने थे वह फर्श पक्की ईंटों से निर्मित था। पक्की ईंटों से इसके फर्श बनाए गए थे। स्नानागार के दक्षिण पश्चिम भाग में यहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि यहाँ के कमरे में एक कुआं बना हुआ था। ठीक है, कुआं बना हुआ था और इस कुएं की उपयोगिता ये थी कि स्नानागार में जब पानी कम हो जाता था तो कुएं से निकाल करके इसमें भरा जाता, स्नानागार में भरा जाता था। ठीक है ना। इसके स्नानागार के दक्षिण पश्चिमी भाग पर, आप यहाँ पर कह सकते हैं दक्षिणी पश्चिमी भाग में एक कुंड बना हुआ था, कह सकते हैं छोटा सा, कि जहां पर क्या होता था कि वेस्टेज पानी को, जो स्नानागार में पानी जब गंदा हो जाता था तो इसके माध्यम से बाहर निकाला जाता था। यहाँ पर एक कुंड बना दिया गया था और इसके माध्यम से इस वेस्टेज पानी को, गंदे पानी को बाहर निकाला जाता था। और जब गंदा पानी बाहर निकल जाता था तो फिर से कुएं से साफ पानी को निकाल करके स्नानागार में डाला जाता था। इसका मतलब यह है कि तत्कालीन समय के लोग साफ सफाई से अच्छी तरह से परिचित थे, शुद्धता पर विशेष ध्यान देते थे। यह हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता है। हम जब नगर योजना बताएंगे तो आप देखिए कितनी साफ सफाई की व्यवस्था थी उस समय में, स्वच्छता पर कितना ध्यान दिया गया था। ठीक है, तो ये स्नानागार के विषय में आपने देखा कि किस प्रकार से स्नानागार का निर्माण किया गया था मोहनजोदड़ो में। वही वृहत स्नानागार है। इसके आगे जो अन्य निर्माण कार्य हुए हड़प्पा काल में बृहत स्नानागार के साथ साथ, एक था पुरोहित आवास। पुरोहित आवास, ठीक है। पुरोहित आवास जो था स्नानागार के उत्तर पूर्व में, जैसे ये स्नानागार बना, ये स्नानागार है, तो इसके उत्तर पूर्व में यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये पुरोहित आवास बना था। मोहनजोदड़ो में ये सब के सब बृहत स्नानागार की हम बात की, बृहत स्नानागार मोहनजोदड़ो में बना और मोहनजोदड़ो में ही पुरोहित आवास है, जो पुरोहित आवास स्नानागार के उत्तर पूर्व में अवस्थित था। मतलब यह अनुमान लगाया गया कि यहाँ पर तत्कालीन समय में पुरोहित वर्ग के लोग जो थे वो निवास करते होंगे। अब देखिए, इस स्थापत्य कला का एक अन्य उदाहरण, ठीक है, एक अन्य उदाहरण है अन्नागार। ये अन्नागार है, ये हो गया आपका स्नानागार, ये हो गया आपका पुरोहित आवास। अब देखिए, अन्नागार जो है वह मोहनजोदड़ो में ही बृहत स्नानागार के पश्चिमी भाग में, ये पश्चिमी भाग है, यहां पर ये अन्नागार बना हुआ था, गिरनरी जिसको कहते हैं। तो बृहत स्नानागार के पश्चिम में ये अन्नागार बना हुआ था। यह अन्नागार कहा जाता है कि हड़प्पा कालीन जो भी निर्माण कार्य हुए थे सबसे वृहत यह भवन है, विशाल है, ठीक है। इसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता है इस अन्नागार का। अन्नागार की जो उपयोगिता थी, ये माना जाता है कि तत्कालीन समय में शासक वर्ग जो रहे होंगे वे सब के सब वहां पर क्या करते थे कि राजस्व के रूप में जो अन्न की प्राप्ति होती थी उसको अन्नागार में जमा करते होंगे। तो यह एक विशाल इमारत है, विशाल भवन है हड़प्पा काल की, जो मोहनजोदड़ो में स्थित
स्नानागार के पश्चिम में अवस्थित था। अन्नागार की लंबाई, इसकी लंबाई आप देख सकते हैं, जो अन्नागार है इसकी लंबाई जो है वह 45.70 मीटर है। इसकी लंबाई लगभग 45.70 आप कह सकते हैं इसकी लंबाई है। 70 कहीं 71 मिलेगा, बात एक ही है। इसकी चौड़ाई जो है वह 15.23 मीटर, इसकी जो चौड़ाई है वह 15.23 मीटर है। इसको आप 45.71 मीटर कर लीजिए, ठीक है। और इसकी चौड़ाई जो है वह 15.23 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो ये जो है 15.23 मीटर इसकी चौड़ाई है। तो ये कहा गया कि अन्नागार जो मोहनजोदड़ो में अवस्थित है वह सर्वाधिक वृहत निर्माण कार्य है, वृहत स्मारक है, यहाँ का वृहत एक इमारत है। तो अन्नागार के साथ साथ एक और जो स्थापत्य कला का उदाहरण हो सकता है वह है सभा भवन। अन्नागार के बाद एक स्थापत्य कला का उदाहरण है सभा भवन। यह सभा भवन मोहनजोदड़ो में दुर्ग के दक्षिण में अवस्थित था, ठीक है। सभा भवन मोहनजोदड़ो में दुर्ग के दक्षिण में है सभा भवन। इसको आप देख लेंगे, यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है जो कि आपको जानना है। यह सभा भवन जो है वह वर्गाकार है और 27x27 का, अर्थात लंबाई और चौड़ाई 27-27 मीटर का है। सभा भवन की लंबाई 27 मीटर और चौड़ाई 27 मीटर की है सभा भवन की, ठीक है। तो यह एक वर्गाकार भवन है। सभा भवन हमने पहले ही कहा था कि मोहनजोदड़ो में जो सभा भवन मिला है उसकी उपयोगिता तत्कालीन समय में शासक वर्ग के द्वारा संभवतः की जाती होगी और उसमें शासक वर्ग बैठ करके नीतियों का निर्माण करते होंगे, बहस इत्यादि करते थे, बात विचार विमर्श करने के बाद नीतियों का निर्माण करते थे। तो ये आपने देखा तत्कालीन समय में अर्थात हड़प्पा काल में जो स्थापत्य कला के साक्ष्य मिले हैं उस साक्ष्य को कि इसमें किन किन चीजों को हम देखेंगे। ये स्थापत्य कला आपने देखा। अब देखिए इसके बाद है मूर्ति कला। स्थापत्य कला के आगे मूर्ति कला को देखेंगे। तो हड़प्पा काल में धातु एवं पत्थर दोनों की मूर्तियों का निर्माण किया गया था, ठीक है। मूर्तिकला में हम देखेंगे धातु एवं पत्थर दोनों की मूर्तियों का निर्माण हुआ है, ठीक। अब देखिए धातु एवं पत्थर से निर्मित मूर्तियां हड़प्पा काल की मूर्तिकला की विशेषता है। और दूसरी बात मूर्तिकला में देखेंगे कि इस समय हमें मूर्तिकाओं के भी साक्ष्य मिलते हैं। मूर्तिकाओं को बोलते हैं टेराकोटा फिगर। टेराकोटा फिगर ये मूर्तिकाएं। तो मूर्तिकला की दो बातों को हम देखेंगे। पहला फर्स्ट है कि हड़प्पा काल में धातु एवं पत्थर से निर्मित मूर्तियों के हमें साक्ष्य मिले हैं, अर्थात जो मूर्तियां हैं धातु से भी बनी हैं और जो मूर्तियां वो पत्थर की बनी हैं। तो धातु मूर्ति का साक्ष्य जो सबसे अच्छा उदाहरण है मोहनजोदड़ो से निर्मित कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, डांसिंग गर्ल इसको कहते हैं। कांस्य की नर्तकी की मूर्ति यह जो है 11.5 सेंटीमीटर, इसकी लंबाई 11.5 सेंटीमीटर। तो पहला हमने कहा मोहनजोदड़ो से कांस्य की नर्तकी की मूर्ति, कांस्य से नर्तकी की मूर्ति जिसको हमने कहा कि इसकी जो लंबाई है वह 11.5
11.5 सेंटीमीटर की है, 11.5 सेंटीमीटर की है। दूसरा, जो हम पत्थर के औजार की बात, पत्थर की मूर्ति की बात करें, हमने कहा कि धातु एवं पत्थर दोनों से मूर्तियों का निर्माण किया गया था। दूसरा, हम देखते हैं कि मोहनजोदड़ो से ही 1 दर्जन पत्थर की मूर्ति के साक्ष्य मिले, पाषाण तथा मोहनजोदड़ो से 1 दर्जन पाषाण तथा हड़प्पा से 2 पाषाण मूर्तियों के साक्ष्य मिले हैं। तो एक हमने कहा मोहनजोदड़ो से 1 दर्जन पाषाण मूर्ति के साक्ष्य मिले तथा हड़प्पा से 2 पाषाण मूर्ति के साक्ष्य मिले हैं। तो ये आपने देखा, हमने कहा कि धातु एवं प्रस्तर पाषाण दोनों से मूर्तियों का निर्माण किया गया था। अब देखिए, इसके आगे टेराकोटा फिगर मूर्तिकाएं। तो ये मूर्तिकाएं जो थी उस समय में आप कह सकते हैं आग में पकी मिट्टी, जो छोटी छोटी जो आग में पकी मिट्टी की मूर्तियों को जो बना दिया गया था उसको मूर्तिकाएं कहा गया। तो आग में पकी हुई मिट्टी जो छोटी छोटी मूर्तियों का निर्माण हुआ उसको मूर्तिकाएं कहा गया, टेराकोटा फिगर कहा गया। तो यह जो मूर्तिकाएं थी पशु की, पक्षी की और मानव की, ठीक है। पशु, पक्षी और मानव तीनों की मूर्तिकाओं का निर्माण किया गया था हड़प्पा काल में, जो हर एक जगह से हमें देखने को मिलता है। इस समय की जो मूर्तियां हैं, मूर्तिकला है, उसकी विशेषता ये थी कि नग्नता एवं अलंकरण का सामंजस्य था। नग्नता एवं अलंकरण का सामंजस्य था, इसका मतलब यह है जो मूर्तियां बनाई गई थी उस पर कपड़े को नहीं दिखाया गया है, ठीक है, और मूर्तियों को अलंकृत किया गया है। इन दोनों का सामंजस्य हमें देखने को यहाँ पर मिलता है। तो ये मूर्ति कला की एक विशेषताएं थी जिसको कि हमने आपको कहा। अब आइए इसके आगे है, अब इस कला में चित्रकला की हम बात करें कि इस समय चित्रकला का साक्ष्य, चित्रकला के साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं। तो देखिए, चित्रकला के साक्ष्य लोथल से मुख्य रूप से मिला है। तो लोथल से जो मृदभांड का साक्ष्य मिला है तो वह मृदभांड चित्रित है, उस मृदभांड पर चित्रकारी की गई है। तो लोथल से, ठीक है, लोथल से चित्रित मृदभांड के हमें साक्ष्य मिले हैं, चित्रकारी किए हुए मृदभांड का साक्ष्य हमें लोथल से मिला है। तो अब देखिए कि वह किस प्रकार का मृदभांड है। तो जो मृदभांड लोथल से जो चित्रकारी किए गए मिले हैं उस पर लाल आधार पर काले रंग से चित्रित किया गया है। अर्थात मृदभांड को पहले लाल रंग से चित्रित किया गया, लाल रंग से लेप लगा दिया गया और उस पर काले रंग से चित्रकारी की गई। तो लोथल से जो मृदभांड मिले हैं उस पर लाल पर काले रंग से चित्रित किया गया है, लाल आधार है उस पर काले रंग से चित्रित किया गया है। यह चित्र बनाया गया था ज्यामितीय आकार होता था, प्राकृतिक दृश्य होते थे, वृक्ष इत्यादि होते थे तथा मानव के चित्र बनाए जाते थे। तो यहाँ पर हमने कहा कि लोथल से जो हमें मृदभांड मिले हैं वह मृदभांड चित्रित मृदभांड थे। अब देखिए ये चित्रकला हो गया, यहाँ तक आपने देखा ये चित्रकला के साक्ष्य कहाँ से मिले और किस प्रकार के चित्र बने थे। अब यहाँ पर देखिए विशिष्ट कला में हम देखेंगे मुहर, सिल जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में मोहरे, ठीक है। यह जो मुहर है ये विशिष्ट कला मोहरे हैं। यह जो मुहर है वह कहीं से भी मुद्रा नहीं है। मुहर तत्कालीन समय में स्वामित्व को दर्शाता था, यह मुद्रा नहीं है। इससे पहले हमने कहा है कि हड़प्पा काल में मुद्रा का आविष्कार नहीं हुआ था, बल्कि वस्तु विनिमय के माध्यम से लोग लेन देन करते थे, खरीदारी करते थे। तो यहाँ पर हमने कहा कि यह मुहर क्या है, तो मुहर तत्कालीन समय के स्वामित्व को दर्शाता था। जैसे हम कहें कि हड़प्पा काल से जो चीज़ों को निर्यात किया गया मेसोपोटामिया के क्षेत्र में
ठीक है, फारस के क्षेत्र में। तो मेसोपोटामिया में फारस में जो निर्यात किया गया था, तो क्या होता था कि वस्तुओं को पहले गट्ठर में बांध दिया जाता था और उस पर सिल लगा दिया जाता था, मुहर ठप्पा लगा दिया जाता था। अर्थात यह दर्शाता है कि हड़प्पा के स्वामित्व वाले क्षेत्र से इसका निर्यात हो रहा है। तो मुहरें जो उस समय की थी, तो यह मुहरें की एक निश्चित साइज है, 2.8 लंबाई और 2.8 चौड़ाई, अर्थात ये 2.8 इंटू 2.8 सेंटीमीटर की मोहरें होती थी। जो मोहरें होती थी, हम देखेंगे कि कह सकते हैं कि हड़प्पा काल की सर्वोत्कृष्ट सर्वोत्तम कलाकृति है। जो मुहर है हड़प्पा काल की सर्वोत्तम कलाकृति उसको कहा जा सकता है। मोहरें जो थी मुख्यतः सिलखड़ी पत्थर की बनी हुई थी, यद्यपि इसके अतिरिक्त चर्ट, गोमेद व मिट्टी की मोहरों को भी हमें साक्ष्य मिले हैं। तो मोहरें, ये अधिकांश मोहरें किसकी बनी हुई थी? सिलखड़ी पत्थर की, सिलखड़ी स्टेटाइट, ठीक है, सिलखड़ी पत्थर की। लेकिन इसके अतिरिक्त हमने कहा कि चर्ट, गोमेद, मिट्टी, इन सबों के मुहर के भी हमें हमारे पास उदाहरण हैं, इसके भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। जो मुहर की आकृति होती थी, तो अधिकांश मुहरें जो बनी हुई थी वह चौकोर, वर्गाकार जिसको कहते हैं, चौकोर थी। अधिकांश मुहरें चौकोर थी, यद्यपि कि बेलनाकार, आयताकार और गोलाकार मुहरों को भी हमें साक्ष्य मिले हैं। तो ये जो हड़प्पा काल की विशिष्ट कला कहा, हमने कहा कि मुहर थी, इसलिए हड़प्पा काल की सर्वोत्तम इसे कलाकृति के रूप में भी जान सकते हैं। यह सर्वोत्तम कलाकृति थी हड़प्पा काल की। तो यह आपने देखा मुहर के विषय में कि किस प्रकार की मुहर वहां पे थी। मुहर का मतलब क्या था, किस से मुहर का निर्माण हुआ था, इसको आपने देखा। अब देखिए, एक लास्ट बचता है सांस्कृतिक क्षेत्र में अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार, ठीक है। अब देखिए, अंतिम संस्कार में हम देखेंगे कि तत्कालीन समय में हड़प्पा काल में कि कई विधियों का प्रचलन था। मतलब हड़प्पा काल के लोग अंतिम संस्कार से परिचित थे। अंतिम संस्कार तो पहले से ही होती आ रहा है। तो चूंकि इस हड़प्पा सभ्यता का अत्यधिक विस्तार हुआ था, विकास हुआ था, तो उसमें अंतिम संस्कार को भी हम शामिल करते हैं। और यह देखा गया, जो साक्ष्य मिला उस साक्ष्य में यह देखा गया कि इस समय के लोग कई प्रकार से अंतिम संस्कार करते थे। अंतिम संस्कार मुख्य रूप से अंतिम संस्कार के लिए 3 विधियों का प्रयोग किया जाता था। नंबर 1, आप देखते चलिएगा कि कुछ जो साक्ष्य मिला है पूर्ण समाधिकरण का मिला है। पूर्ण समाधिकरण। दूसरा है आंशिक समाधिकरण और तीसरा है दाह संस्कार, ठीक है। अब देखिए, तो जो अंतिम संस्कार, हमने कहा कि अंतिम संस्कार के लिए हड़प्पा के लोग 3 विधियों का प्रयोग करते थे। पूर्ण समाधिकरण का मतलब होता है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो मरने के बाद मृतक के शरीर को जमीन के नीचे दफना दिया जाता है, गड्ढा खोद दिया जाता है और गड्ढा खोद करके उसको दफना दिया जाता है। इसको कहा गया पूर्ण समाधिकरण, ठीक है। तो लोथल और हड़प्पा से हमें पूर्ण समाधिकरण, लोथल एवं हड़प्पा से पूर्ण समाधिकरण का साक्ष्य मिला। मतलब यह है कि व्यक्ति जब मर गया है तो मृतक के शरीर को गड्ढा खोद करके जमीन के नीचे दफना दिया जाता था। इसको कहा गया पूर्ण समाधिकरण। वर्तमान में यह पूर्ण समाधिकरण ईसाई समाज में और मुस्लिम समाज में इस प्रथा का प्रचलन है।
तो आपने देखा कि अंतिम संस्कार की एक विधि थी पूर्ण समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण वह होता है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो मृतक के शरीर को, ठीक है, कुछ समय के लिए एक सार्वजनिक स्थल पर रख दिया जाता है और यह माना जाता है कि चूंकि यह शरीर जो है ईश्वर के द्वारा प्रदत्त है, ईश्वर ने इस शरीर को प्रदान किया है, तो ईश्वर के द्वारा जो प्रदत्त अन्य चीजें हैं जैसे जीव जंतु जो है, पशु पक्षी इत्यादि है, उसकी आत्मा की तृप्ति होनी चाहिए। तो अगर मृतक के शरीर को मरने के बाद एक सार्वजनिक स्थल पर रख दिया जाएगा तो पशु पक्षी कुछ समय तक उसको खाएंगे जिससे उनकी आत्मा की संतुष्टि होगी और उसके बाद जो अवशेष बच जाता था उसको जमीन के नीचे गाड़ दिया जाता था। ठीक है, आज भी इस प्रथा का प्रचलन जो है हमारे यहाँ पारसी समाज में है। आंशिक समाधिकरण का प्रचलन जो है पारसी समाज में है। तो आंशिक समाधिकरण का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? रोपड़ से। पंजाब में प्लेस है रोपड़, यहाँ से हमें आंशिक समाधिकरण का साक्ष्य मिला है। तो ये आपने देखा, हमने कहा कि एक है पूर्ण समाधिकरण और दूसरा है आंशिक समाधिकरण, जिसका हमने साक्ष्य बताया कहाँ से मिला? रोपड़ से मिला। अब एक है दाह संस्कार, एक विधि है जिसका हड़प्पा सभ्यता में साक्ष्य हमें देखने को मिला। दाह संस्कार में होता है कि जब व्यक्ति मर जाता है तो उसके शरीर को, ठीक है, या तो नदी किनारे या किसी कोई ऐसे स्थल, जमीन इत्यादि पर कहीं पर रख करके और आग में जला दिया जाता है। ठीक है, आग में जला दिया जाता है और जलने के बाद जो अवशेष बच जाता है, तो आज वर्तमान में क्या होता है कि उस अवशेष को, जो अस्थि इत्यादि कुछ बच जाती है, उसको कपड़े में बांध करके और किसी नदी के किनारे जब होता है तो नदी में प्रवाहित कर दिया जाता है, या अगर आसपास में नदी नहीं है तो कोई जमीन पर ले जाकर के उसको जलाते हैं और उस अवशेष को लेकर के फिर हम नदी में प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन तत्कालीन समय में, हड़प्पा काल में क्या था कि सूत का गेंडोर से एक जो मिट्टी का बर्तन मिला है और उसमें अस्थि, राख के रूप में जो अस्थि है, ठीक है, उसको देखा गया। तो इसका मतलब ये है, अस्थि राख से भरा बर्तन मिला, इसका मतलब ये है कि तत्कालीन समय में लोग दाह संस्कार से परिचित थे। अस्थि राख देखा गया, इसका मतलब शव को जलाया गया और शव को जलाने के बाद क्या था कि उस जो अस्थि का राख के रूप में जो अवशेष बच गया उसको लेकर के एक बर्तन में रख दिया गया और वही साक्ष्य जो है हमें कहाँ से मिला है? सूत का गेंडोर से मिला है। अब देखिए, इस समय जो अंतिम संस्कार होता था लोग करते थे, उसमें अधिकांशतः ज़्यादा जगह पे हम देखते हैं कि मृतक को उत्तर दक्षिण की दिशा में रख करके रखा जाता था, चाहे वो पूर्ण समाधिकरण हो, चाहे आंशिक समाधिकरण हो, चाहे दाह संस्कार हो। तो अधिकांश जगहों पर उत्तर दक्षिण, मतलब सिर उत्तर दिशा में और पैर दक्षिण दिशा में। तो अधिकांश जो है मृतक के शरीर को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा गया, अर्थात सिर उत्तर की ओर और पैर दक्षिण की ओर। लेकिन इसका अपवाद ये है कि कालीबंगा में मृतक के सिर को दक्षिण दिशा में और पैर को उत्तर दिशा में रखा जाता था। अपवाद है जो हमें साक्ष्य मिला है कि मृतक के सिर को दक्षिण दिशा में और पैर को उत्तर दिशा में रखा जाता था। तो हमने कहा कि अधिकांशतः आप देखेंगे अंतिम संस्कार में मृतक को उत्तर दक्षिण दिशा में रखा जाता था, ठीक है, अर्थात सिर को उत्तर दिशा में और पैर को दक्षिण दिशा में। लेकिन हमने कहा कि इसका अपवाद भी है। अपवाद ये है, इसका अपवाद है। अपवाद नंबर 1 में आप देखेंगे कालीबंगा का हमने उदाहरण दिया है कि कालीबंगा में मृतक को दक्षिण उत्तर दिशा में रख करके दफनाया गया, अर्थात मृतक के सिर को दक्षिण दिशा में और पैर को उत्तर दिशा में रख करके दफनाया गया। लोथल में पूर्व पश्चिम दिशा में रख करके दफनाया गया
अर्थात सिर को पूरब की दिशा में और पैर को पश्चिम की दिशा में रख करके दफनाया गया, ठीक है, लोथल में। तो ये आप देख रहे हैं कि अपवाद है कि इस तरीके से कालीबंगा में और लोथल में दो हमें साक्ष्य मिलते हैं जो अपवाद के रूप में है। तो अंतिम संस्कार में आपने देखा कि ये जो हम विभिन्न प्रकार के विधियों से लोग परिचित थे और अधिकांशतः सिर को उत्तर में और पैर को दक्षिण में रख करके ये अंतिम संस्कार किया जाता था। तो ये जो आपने देखा उससे अब हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं? तो अंतिम संस्कार के निष्कर्ष में हम अगर विशेषताओं की बात करें, इस समय की विशेषताओं में, तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा कालीन समाज में अंतिम संस्कार के आधार पर हम विशेषताओं को निकालते हैं कि हड़प्पा कालीन समाज में विभिन्न संस्कृतियों का प्रचलन था। हड़प्पा कालीन समाज में विभिन्न संस्कृतियों का प्रचलन था। जैसे आपने देखा कि जो हो रहा है, कहीं पे दाह संस्कार है, कहीं पर पूर्ण समाधिकरण है, कहीं पर आंशिक समाधिकरण है। तो जैसे हमने कहा कि पूर्ण समाधिकरण इस्लाम समाज मतलब मुस्लिम समाज में और ईसाई समाज में पूर्ण समाधिकरण का प्रचलन है। आंशिक समाधिकरण का प्रचलन वर्तमान में पारसी समाज में है। और हमने कहा कि जो हम अंतिम संस्कार में दाह संस्कार की बात करते हैं, इसका प्रचलन हिंदू समाज में है। तो दाह संस्कार हिंदू समाज में, आंशिक जो हम बात करते हैं, आंशिक समाधान की बात करते हैं, समाधिकरण की बात करते हैं, वह पारसी समाज में, और पूर्ण समाधिकरण की बात करते हैं तो वह ईसाई और मुस्लिम समाज में। तो इसका मतलब ये है कि तत्कालीन समाज में विभिन्न संस्कृतियों का प्रचलन रहा होगा। दूसरी बात हम देखते हैं कि जो अंतिम संस्कार हुआ है तो उसमें जैसे कि रोपड़ है, तो रोपड़ में जो शवाधान है, आंशिक शवाधान का साक्ष्य मिला है, तो वहां पर देखा गया कि जो व्यक्ति मरा हुआ है, जो जिसका शव है, उसके पास में कुत्ते को भी दफनाया गया है और उसके उपयोगी वस्तुओं को भी रख दिया गया है। इसका मतलब क्या है कि तत्कालीन समय के लोग लोकोत्तर जीवन, नेक्स्ट लाइफ, अगले जीवन में विश्वास करते थे। अर्थात यह माना जाता था कि जो उनके उपयोगी चीज है उसको जब उसमें रख दिया जाता था तो यह माना जाता था कि तत्कालीन समय के लोग अगले जीवन में भी विश्वास करते थे। तो यह जो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास अंतिम संस्कार से जो हम विशेषताओं को निकाल सकते हैं, उन विशेषताओं को निकाल करके हम आपको बताने की कोशिश की है। तो ये आप देखिए, ये मुख्य बात है, दो चीज़ों को हमने यहाँ पर रखा है अंतिम संस्कार में, ठीक है। तो अंतिम संस्कार में इन दोनों चीज़ों को कि एक तो विभिन्न विधियों का प्रचलन था और दूसरी बात हम कहें कि विभिन्न प्रकार से विभिन्न विधियों का प्रचलन था और उन विधियों के आधार पर जो साक्ष्य मिले हैं कि उस समय के अंतिम संस्कार की क्या विशेषताएं रही होंगी। तो ये दो चीज़ों को आपने मुख्य रूप से देखा। तो अब जो यहाँ पर जो मुख्य बात है कि इन चीज़ों को तो आपने समझ लिया कि हम आपको 5 चीज़ों को बताया। जैसे सबसे पहले हमने पहले लेक्चर में हड़प्पा सभ्यता की भूमिका पर चर्चा किया था, जिसमें विभिन्न चीज़ों को बताया। दूसरे लेक्चर में हमने आपको इसके प्रशासनिक और आर्थिक क्षेत्र पर चर्चा किया। तीसरे लेक्चर में सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र की चर्चा किया और चौथे में हमने क्या कहा है कि सांस्कृतिक क्षेत्र की जो कुछ पार्ट बची हुई थी कल की क्लास की, उसको हमने आज पूरा किया और साथ ही साथ जो है हम इसके इन इंटायर बातों को हम समझे। तो अब यहाँ पर इतने क्षेत्र को हम देख लिए। अब हमें जो मुख्य रूप से पढ़ना है, जो यहाँ पर जो बच गया है आज की क्लास के लिए शेष बचा है, जो कल की क्लास हम लेंगे कि हड़प्पा सभ्यता की क्या विशेषताएं थी, जिसमें हम नगर नियोजन की मुख्य रूप से बात करेंगे, क्योंकि हमने कहा है कि उस पर एक अलग से हम बताएंगे, अलग से जो क्लास लेंगे उसको बताएंगे। तो हड़प्पा सभ्यता की विशेषताओं की चर्चा करेंगे और विशेषताओं के साथ साथ हम हड़प्पा सभ्यता के पतन की चर्चा करेंगे। तो यह हम आज यहीं पर छोड़ रहे हैं।
कल की जब क्लास होती है तो उसमें हम इन चीज़ों को आपको बताएंगे। लास्ट कल का छोटा टॉपिक रहेगा, ज़्यादा बड़ा नहीं रहेगा, तो उसको लेकर के और फिर इस टॉपिक को हड़प्पा सभ्यता को हम समाप्त करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।